हेलो बच्चों, तो फिर मैं हूं मुशर्रफ अहमद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आज बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप देख पा रहे होंगे, क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास में, जिसे हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 2.4, और इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 की 3 एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3। अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज या पहला चैप्टर या आने वाले चैप्टर के बारे में जानना है और उनकी वीडियो देखना है, तो आपको जाना होगा प्ले लिस्ट पर। आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए। प्ले लिस्ट पर 9th मैथ की प्ले लिस्ट खोलिए, वहाँ पर आपको एक एक करके सारे वीडियो मिल जाएंगे आसानी से। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और आसानी से मिल सके। सो बच्चों, सीधी सी बात है, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधी सी बात यह है कि भैया हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन। ठीक, और पहला क्वेश्चन ने ये कहा है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सीधी सी बात, कि बताइए निम्नलिखित में से बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। कौन? x+1 है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में x की घात 3 + x² + x+1। अगर आपको विजिबल नहीं है तो हम बोल रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी, कि बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब ये जो x+1 है, ये x+1 इस पहले वाले क्वेश्चन का गुणनखंड है, या तीसरे वाले क्वेश्चन का, या दूसरे वाले क्वेश्चन का, या फिर चौथे वाले क्वेश्चन का गुणनखंड है, ये हमें बताना है। अरे बहुत आसान सी बात होती है। आपके पास में एक गुणनखंड दिया है x+1। x+1 अगर गुणनखंड होगा, x+1 क्या होगा, अगर गुणनखंड होगा, तो इसका मतलब ये है कि x+1 बराबर आप करिए सीधी सी बात 0। अगर आप x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर मान आएगा हमारे पास में -1। अब जो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, चारों क्वेश्चनों में एक जैसा ही काम करना है। पहला क्वेश्चन है जो आपके पास में वो है x की घात 3 प्लस में है x² प्लस x+1। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम x का मान -1 इस समीकरण में रख दें। अगर हमने इस समीकरण में मान रखा और रखने के बाद शेषफल हमारे पास में क्या आ गया, 0, यानी जो हमने सॉल्व किया और उसके बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अगर 0 आ गई तो x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। x के स्थान पे हम -1 रखें, -1 का करें हम क्यूब, प्लस x² है तो x² की जगह पे हम -1 रखेंगे और इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस x के स्थान पे हम रखेंगे -1 और प्लस का है हमारे पास में 1। अब हम करते हैं -1 का घन। सो आप ये जानते हैं कि जब भी विषम घातें होती हैं और माइनस के ऊपर विषम घात हो तो हमेशा वैल्यू माइनस की आती है, और माइनस के ऊपर अगर सम घातें हैं तो हमेशा वैल्यू प्लस की आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। -1 के ऊपर घात हैं 2, इसलिए इसका मान आएगा हमेशा प्लस का, और 1 कवर करेंगे तो क्या आएगा, +1। इसी प्रकार से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो फाइनली आएगा -1, और ये आ जाएगा +1। अब देखो बेटा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कट गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी कट गया। तो रिज़ल्ट हमारे पास में आया 0। अब अगर रिज़ल्ट हमारे पास में 0 आया तो हम ये कहेंगे भैया सीधी सी बात कि x+1 जो है वो x की घात 3 प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। का क्या है, एक गुणनखंड है। इतनी सी बात है। ठीक, इसी तरीके से हमें दूसरा लगाना है x+1, मतलब कि x+1 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर हमारे पास में -1 है। इस -1 को हम x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 में रख देंगे। और इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 में रख देंगे। और x का ही मान -1 हम x³ माइनस x² -2 प्लस √2x प्लस √2 में रख देंगे। तो जिसमें ये वैल्यू आपकी रिजल्ट में 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड होगा।
अन्यथा की स्थिति में गुणनखंड नहीं होगा। तो ये पहले क्वेश्चंस की कहानी है। अगर इसमें आपको कोई सा क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, एक छोटा सा कमेंट्स करिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करा दी जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारे पास में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि बेटा ये दिया है आपके पास में इतना पोर्शन, ये दिया है gx और gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है, गुणनखंड प्रमेय लागू करना है हमको। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई हमारे पास में पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने के लिए बैठें तो gx बराबर हमारे पास में होगा x + 1 और px हमारे पास में जो एक बहुपद है वो है हमारे पास में 2x³ प्लस में हमारे पास में x², माइनस का है हमारे पास में 2, माइनस का है हमारे पास में 1। गुणनखंड प्रमेय का सीधा सा बात ये होती है बेटा कि अगर px gx का गुणनखंड होगा तो निश्चित तौर पे x + 1 बराबर 0 होना चाहिए। अगर x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा -1। इस -1 का मान अगर हम px में रख रहे हैं और px में अगर हम मान रखते हैं और वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है 0, यानी यहाँ पे px है और x के स्थान पे हमें रखना है -1, तो वैल्यू आ जाएगी p-1। यहाँ पर x³ है, x³ के स्थान पे हम रख देंगे -1 ठीक है, प्लस x² है, प्लस x² के स्थान पे भी -1 कर देंगे। फिर माइनस का 2x है तो x के स्थान पे गुणा लगा के -1 लिख देंगे और -1 ऑलरेडी यहाँ पर था। तो अब हमने देखा कि -1 की पावर अगर विषम घातें होती हैं तो हमने आपको बताया भी है कि उसकी वैल्यू माइनस की हमेशा आती है। तो -1 का अगर हम घन करेंगे तो भाई 2 गुणा -1 आएगा, फिर प्लस का -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में जो वैल्यू बनी वो बनी -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। देखो प्लस का 1 ये रहा, माइनस का 1 ये रहा, प्लस के 2 ये रहे, माइनस के 2 ये रहे। तो फाइनली हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास में आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि gx px का गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधी सी बात भैया, अतः gx क्या है, px का गुणनखंड है। gx क्या है, px का गुणनखंड है। इतनी सी बात है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर x + 2 बराबर 0 करना है तो x का मान आ जाएगा -2, इसमें x - 1 x - 3 बराबर 0 करना है तो x का मान आ जाएगा 3 और वैल्यू रख देना है हमें कितने में, x³ + 3x² + 3x + 1 और इसमें रखना है x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, तो ये आप लोगों को कर लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है छोटा सा कमेंट्स में जा कर के, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करिए, हम इसका सलूशन आपको बता देंगे। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये है भाई, तीसरा क्वेश्चन ने कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति x - 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। अब देखो सीधी सी बात ये है कि px का एक गुणनखंड है, कौन, x - 1। इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 का पूरा भाग जाएगा, मतलब x - 1 बराबर होना चाहिए 0। तो x बराबर हमारे पास में निकलेगा 1। अगर हम इस 1 को किसी भी px में रख देंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे पास में हैं, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में px का मान कितना दिया है, तो पहले क्वेश्चन में px का मान दिया है आपके पास में x² + x + k। भाई x - 1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू पूरी हमारी कितनी होना चाहिए, 0। तो बराबर कर देंगे हम 0, क्योंकि उसने कहा है भाई कि x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है। अगर है तो इसका मतलब 0 है। तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पर आएगा 1 का वर्ग प्लस x के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस में है आपके पास में k बराबर में है 0। 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा बराबर 0। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 + k बराबर 0।
यानी के बराबर हमारे पास में निकल करके आ जाएगा -2। तो ये आ गया है आपके पास में रिजल्ट के का मान। इसी तरीके से x बराबर 1 आपको दूसरे क्वेश्चन में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तीसरे क्वेश्चन में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है के x² माइनस √2x प्लस 1। चौथा क्वेश्चन है px बराबर के x² माइनस 3x प्लस के। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर कोई दिक्कत पड़ रही है, कोई परेशानी है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करिए कि ये वाला क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, चौथे क्वेश्चन में क्या है। चौथा और पांचवा दोनों ही क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन में उसने साफ कहा है कि गुणनखंड कीजिए। चौथे क्वेश्चन में उसने साफ कहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो देखिए भाई, चौथे क्वेश्चन में हमको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करना है, उसने कहा गुणनखंड कीजिए। तो फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़े होंगे। एक हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है। चौथे का पहला सवाल, चौथे का पहला सवाल ये कहता है कि 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर गुणनखंड करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपके पास में एक जो द्विघात बहुपद है उसका सीक्वेंस होना चाहिए इस तरीके का, ax² प्लस bx प्लस c। यानी पहले x² वाला पद, यानी पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर 0 घात वाला पद। ठीक है, तो ये देखो ax² ये x² वाला पद है, bx में 1 घात है और cx में 0 घात है। भाई c को हम cx की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना। cx की पावर 0 मतलब 0 घात का बहुपद कहलाया ये, 0 घात का टर्म्स है। तो x की पावर, चूंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए फाइनली हम लिख देते हैं ऐसे c। तो पहले हमने देखा सीक्वेंस तो ठीक है हमारी, पहले x² है, फिर x वाला है, फिर आपका अचर पद है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो x² है उस x² का गुणांक क्या है बेटा, x² का गुणांक है 12 और अचर पद हमारे पास में क्या है, अचर पद है बेटा 1। ठीक है, अचर पद हमारे पास में क्या है, अचर पद हमारे पास में है 1। अब अगर अचर पद हमारे पास में 1 है तो हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा 12। अब अगर इसका गुणा आ गया 12 तो 12 की करना है 2 खंड, और ऐसे खंड करना है कि गुणा करने पे तो 12 ही आए, लेकिन यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, यहाँ पे देखो बेटा, 1 मिनट बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर चिन्ह लगा है प्लस का, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है। अगर प्लस का लगा है तो समझ लीजिए कि इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ लगा होता माइनस, क्या लगा होता यहाँ लगा होता माइनस, तो समझ लीजिए कि घटाने पर 7 आना चाहिए था। तो फिलहाल हमारे पास में जोड़ने पर उसने कहा है कि -7 आना चाहिए। तो भाई चार के हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं। 4 के हम 2 गुणनखंड कैसे कर देंगे, एक कर दें हम 4 और दूसरा कर दें हम 3। तो 4 तिया हो जाएगा 12 और हमें चाहिए जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे 4 3 को तो हमारे पास में बन जाएगा बराबर में 7। तो अब हम 7 के स्थान पे 4 और 3 रख सकते हैं भाई। तो आपको करना क्या है, 12x² माइनस 7 के स्थान पे आप रख दीजिए 4 प्लस 3 और आगे लगा है x और प्लस का है 1। अब देखो भाई क्या हो रहा है, 12x² तो ज्यों का त्यों रहा, माइनस का आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस का हम 4 में गुणा कर रहे हैं और यहाँ से हम x का भी 4 में गुणा कर रहे हैं तो 4x आ जाएगा। माइनस का प्लस में हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस आएगा 3 और x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, फिर आ जाएगा +1। अब हमारे पास में बन जाते हैं 4 टर्म्स बन जाते हैं। तो 4 टर्म्स में पहले के जो 2 पद होंगे उनमें कुछ कॉमन लेंगे, बाद में जो 2 पद होंगे उनमें कुछ कॉमन लेंगे। पहले में हमने 2 पदों में कॉमन लिया तो बेटा 12 और 4 में छोटा कौन है, 4। अब देखो आपके 4 का भाग 12 में और 4 में जा रहा है या नहीं, तो जा रहा है भाई, तो 4 कॉमन ले लेंगे। इधर पे x² है, इधर पे x है, तो घाते देखो एक में है x² और एक में है x, तो कम घाती किस में है, x में है, तो कम घात हमेशा कॉमन आ जाती है, तो x कॉमन ले लिया। इसका 4x कॉमन लेने का मतलब ये है भाई कि 4x का भाग 12x² में दीजिए और जितना आए उतना लिखिए। देखो बेटा 12x² में अगर हम 4x का भाग देंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 और x से x कट जाएगा तो बचा हमारे पास में 3 और यहाँ बचा हमारे पास में x, तो यहाँ हमारे पास में कितना बचेगा, 3x। अब 4x का भाग 4x में देंगे, सीधी सी बात बेटा ये है कि 4x का भाग अगर हम 4x में देते हैं तो कितना बचता है, 1, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में -1। अब यहाँ जो चिन्ह होता है
वही चिन्ह ले लिया करो, यहाँ पर लिख लिया करो। माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लो, प्लस होता तो प्लस लिख लेते, डेफिनेटली हमेशा काम आएगा। अब 3x और 1 में क्या कॉमन है भाई? कुछ भी नहीं है, एक ही कॉमन है। तो 1 का भाग अगर हम 3x में देंगे तो 3x ही आएगा, लेकिन माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -1 का भाग 1 में देंगे तो -1 आएगा। ये निश्चित है कि ये वाला जो फैक्टर है और पहले वाला जो फैक्टर है ये बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दोबारा से कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में बन जाएगा हमारे पास में 4x - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया गुणनखंड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा था कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ये है आपके पास में 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड हमने बता दिया है। दूसरा है 2x² + 7x + 3। तीसरा है 6x² + 5x - 6। चौथा है 3x² - x + 4। तो इनको आपको खुद से निपटाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के एक छोटा सा कमेंट्स करना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो ये हो गया अपना इरेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 भी गुणनखंड करने के लिए ही कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी गुणनखंड करने के लिए ही कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम एक सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, इसमें देखो फैक्टराइजेशन कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो है वो है आपके पास में x³ - 2x² माइनस का x प्लस का 2 है। ठीक है, तो जब अब अपने पास में कुछ कॉमन निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो हम फिर कुछ ना कुछ करते हैं। करते क्या है ये अभी हम बताते हैं आपको। देखो, इसमें तो बेटा सीधा सा कॉमन है, अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब है इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में x² देखो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब x² का भाग हम x³ में देंगे तो x बचेगा और x² का भाग 2x² में देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ हमने बोला था कि जो चिन्ह हुआ करे वही चिन्ह लिख लिया करो, एक ही कॉमन आएगा क्योंकि x और 2 में कोई भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। -1 का भाग हम -x में देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से x कट जाएगा तो x आ जाएगा। -1 का भाग हम 2 में देंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये तो सीधे ही फैक्टर हो गए, x माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x² - 1। हम बोले थे आपको कि अधिकतम घातें 3 हैं, इसका मतलब 3 फैक्टर होंगे। तो x² - 1 को हम लिख सकते हैं भाई x² - 1 का स्क्वायर, ये बन गया a² - b² का फार्मूला। इसका मतलब यह है कि हम इसे लिख सकते हैं a + b और a - b, मतलब x + 1 और x - 1। तो इस तरीके से हमने कर लिए हैं इसके गुणनखंड। आपको इसी तरीके से x³ - 3x² - 9x - 5 के करना है, x³ + 13x² + 32x + 20 का करना है, 2y³ + y² - 2y - 1 का करना है। इन किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक छोटा सा कमेंट्स करिए। इसके पिछली जितनी भी वीडियो आपको देखना है वो आप जाइए तो प्ले लिस्ट में पहुँच जाइए। अगर आपको प्ले लिस्ट भी नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद में वहाँ पे प्ले लिस्ट की आपको लिंक दी जाएगी, तो वहाँ पे लिंक में क्लिक करिए तो पूरी प्ले लिस्ट आपकी खुल जाएगी। अगर आपको साइंस की प्ले लिस्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, यानी चैनल पर आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा आसानी से, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, और आप मस्ती से बढ़िया पढ़ते रहिए आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया हो तो इतनी कम से कम एटलीस्ट ईमानदारी दिखा दीजिएगा कि भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।